बेटा आई एम ऑडिबल? बेटा सुन पा रहे हो क्या? अच्छा, आज एसीपी सर की क्लास नहीं हो पाई क्या? आज एसीपी सर की क्लास हुई थी क्या? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, ऑडिबल तो हूं ना? अच्छा, लास्ट 15 मिनट लैग हो गया। हाँ, वही सही है अब क्या? अच्छा ठीक है, कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। भाई अब तक विजिबल नहीं था, विजिबल भी हो रहा हूं मैं, ठीक है? यस, आई एम ऑडिबल और ऑल्सो विजिबल। विजिबल हूँ। ओके। अच्छा, छुट्टी चाहिए रक्षाबंधन पर? छुट्टी कर दी मैंने, चलो। रक्षाबंधन पर छुट्टी चाहिए, छुट्टी कर दी। तुम देखो, छुट्टी के लिए मुझसे टेंशन मत किया करो, ठीक है? छुट्टी जितनी चाहिए उतनी ले लेना मुझसे, ठीक है? छुट्टी चाहिए रक्षाबंधन की, कर दी छुट्टी। कोई क्लास नहीं होगी रक्षाबंधन को, ठीक है? यही चाह रहे थे ना? मेरी क्लास नहीं होगी रक्षाबंधन पे, ठीक है? ओके। बच्चे लिख रहे हैं सर रक्षाबंधन पे छुट्टी चाहिए। ठीक है, टेंशन मत करो, ठीक है? रक्षाबंधन पर अगर छुट्टी चाहिए तो कोई एक संडे दे देना मुझको, बस। हो गया मेरा बराबर। रक्षाबंधन पर छुट्टी चाहिए तो कोई भी एक संडे दे देना, काम खत्म। एग्री हो? एग्री हो? रक्षाबंधन में छुट्टी चाहिए तो एक संडे, कोई भी संडे। टेस्ट के बाद, चलो संडे टेस्ट के बाद चलेगा। कोई भी एक संडे। रक्षाबंधन पर भी मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा कि आप, मतलब कि बच्चे कहते हैं यार एक साल में एक बार आ रहा है सर, मुझे सिस्टर के यहाँ जाना है, सिस्टर मेरे यहाँ आ रही है, माहौल नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, मुझे भी लगा यार ठीक है, कहीं जबरदस्ती तो नहीं कर रहा बच्चों के संग, ठीक है? तो मुझे लगा फेस्टिवल एक आध आते हैं तो यार सेलिब्रेट कर लो आप, ठीक है? तो रक्षाबंधन की जगह मैं कोई एक संडे ले लूंगा, तो मैं बता करके पहले, ठीक है? हम्म, ठीक है, कोई बता के ले लेंगे। छुट्टी वैसे रहेगी रक्षाबंधन पर, मुझे लग रहा है, ठीक है? रक्षाबंधन की छुट्टी है, तो कभी भी एक संडे, मतलब उसको मैं एडजस्ट कर लूंगा, उसकी टेंशन मत करना, ठीक है? छुट्टी मत देना सर। ठीक है, देखो मैं तो रक्षाबंधन पर शायद शेड्यूल में छुट्टी है, मुझे जो लग रहा है ना, जो शेड्यूल बना हुआ है शायद उसमें छुट्टी है, ठीक है? उसमें ये होता है ना कि कभी कभार हमारा मन करता है तो यार ठीक है, बच्चे घर पे कर ही क्या रहे हैं, ठीक है? लाओ ले लेते हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ट्रेवल कर रहे होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, तो उनको नुकसान ना हो, तो बस इसलिए थोड़ा सोचना पड़ता है यार, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों के संग कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है? चलो, आ जाओ, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, एक्सक्यूटरी सिस्टम की सारी डीबीपी अपलोडेड हुई है नहीं, ये बताओ पहले। मैं एक कमेंट दिखा था मैंने। हाँ, छुट्टी कर देंगे रक्षाबंधन की, टेंशन मत करो। एक्सक्यूटरी सिस्टम की सारी डीबीपी अपलोड हुई है क्या नहीं? तरुण सर के बारे में सर्वे क्यों लिया था? काय का सर्वे यार, मुझे तो पता ही नहीं। हाँ, आज रिजल्ट पीपीटी में नहीं लगाया है, बिल्कुल रिजल्ट मेरे पास आ गया है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ रिजल्ट, ठीक है? नाम बता रहा हूँ मैं, रिजल्ट आ गया है मेरे पास। यस। हम्म, भाई इस बार पहली रैंक वारिस ने दी है, यस। वारिस पहली रैंक, जिसके कॉन्टैक्ट नंबर के लास्ट में 30 है, वारिस पहली रैंक दी है भाई, बहुत सही, कॉन्ग्रेचुलेशन। इससे पहले वाले टेस्ट में देखूं कहाँ था ये, था ही नहीं।
ठीक है, 20 अगस्त को टेस्ट हुआ था, वारिस टॉप 10 में नहीं था। ठीक है, इस बार 27 अगस्त, सॉरी 20 जुलाई को जो टेस्ट हुआ था उसमें वारिस था ही नहीं। इस बार वारिस पहली पोजीशन पर है। भाई क्लैपिंग तो बनती है वारिस के लिए। ठीक है, सर्वे क्यों लिया था, किसने सर्वे लिया था और क्या था सर्वे, समझ ही नहीं आया मुझे। अच्छा, ऐप में रेटिंग, अरे वो तो सभी की लेते हैं ऐप में रेटिंग तो। ठीक है, ये क्या हुआ भाई, ये क्या हो गया। ओके, नीट एडवांस शो नहीं हो रही, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने अभी मतलब वो रेट इनको हाइक करने हैं तो उस चक्कर में शायद उन्होंने ठीक कुछ किया हो, क्योंकि मामला वही फंस रहा है ना कि अभी तो वो लॉस में ही जा रहा है पहला स्लॉट तो, पहला स्लॉट तो बिल्कुल जो भी है ठीक है, क्योंकि इनका वो निकल ही नहीं रहा बिल्कुल उसमें। ठीक है, ठीक है, कोई टेंशन मत करो, वो अभी मैं आज बात करता हूँ उसको, देखता हूँ क्या हो सकता है। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कहेंगे। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, किसी का फोन आया था, फोन पर सर्वे था या मैसेज के थ्रू सर्वे था। अच्छा, 3 DPP मिली है, मैं 1 मिनट मैं ये मैसेज भी डाल देता हूँ मैं। सुरेश सर, बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं कि इससे पहले जो सिस्टम खत्म हुआ है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो उसकी सारी डीपीपी तो मैंने ऑलरेडी अपलोड मतलब आपको दे ही दी थी, बट 3 ही डीपीपी बता रहे हैं जो अपलोड हुई हैं। ठीक है, तो प्लीज एक बार इसको देखना कि 3 ही डीपीपी हुई हैं या सारी हो गई हैं। चलो मैंने बोल दिया है। ठीक है, अ, ठीक है। चलो ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। हाँ, तुमसे एक पूछा था मैंने, जो तुम सर्वे सर्वे लिख रहे हो वो क्या सर्वे था मुझे नहीं पता। ठीक है, पोल था। ओके, जैसा आता है यूट्यूब पर वैसे। नो भाई, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा, किसी ने या तो कुछ और मजाक होगा, कुछ भी होगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। ठीक है, ऐसे तो कोई मेरे लिए भी लिख देगा, ठीक है, औरों के लिए भी लिख देगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। बुक का एक एक चैप्टर की पीडीएफ हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, आपको उससे कॉन्फिडेंस लेवल 100% बिल्डअप होगा, टेंशन मत करो, जल्दी प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, वहां से एक पीडीएफ आते ही, ठीक है, मैं अपने ग्रुप पर डाल दूंगा, आप देख लेना, आपको संतुष्टि मिल जाएगी। ठीक है, हाँ, खाली जूलॉजी जूलॉजी की बात करूं, 400 से ज्यादा क्वेश्चंस, 400 से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, मतलब मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, ओनली जूलॉजी के अंदर, और वो क्वेश्चंस हैं अल्टीमेट, जो आपको नीट का एग्जाम जब दे के लौटोगे तो चेहरे पे स्माइल होगी, बस इतना ही कह सकता हूँ। ठीक है, आ जाओ अब स्टार्ट करते हैं। ओके 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 ओके, अभी मैंने बेसिक कराया था आपको, ठीक है, रिवीजन थोड़ा सा कराना पड़ेगा मुझे। अभी तो बहुत बेसिक बताया मैंने, व्हाट इज लोकोमोशन।
एक्चुअली मेरा सिलेबस थोड़ा सा फास्ट हो गया है कंपेरेटिव औरों के, क्योंकि अब इसके बाद जो अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, वो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और एक और बचेगा हार्मोन वाला। तो 2 चैप्टर के बाद हमारा ह्यूमन फिजियो तो खत्म, और ह्यूमन फिजियो के बाद टोटल 3 चैप्टर बचते हैं हमारे 11th के सिलेबस के अंदर, ठीक है। यानी ह्यूमन फिजियो का मतलब है आपके लगभग 50% सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है, 2 चैप्टर के बाद, ठीक है। वो बहुत बड़े चैप्टर नहीं है, दोनों छोटे चैप्टर है इसके बाद। क्लियर है? तो हम ठीक चल रहे हैं, स्पीड हमारी ठीक है। और अभी जुलाई चल रही है बेटा, जुलाई के अंदर लगभग लगभग 40% कोर्स हमारा हो चुका है, ठीक है। यस। और आने वाले अगस्त के अंदर हम 50% कोर्स अपना एंड कर चुकेंगे, थोड़ा ज्यादा हो सकता है, पर 50% कोर्स आपका अगस्त में एंड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? क्योंकि 12th का 40% वेटेज होता है, तो 10% इधर 11th का और बचा हुआ 12th का मिलाकर के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने बहुत है यार मेरे लिए, ठीक है। ज्यादा ही है, ठीक है। तो आराम से डट के रिवीजन करेंगे। तो मैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं बीच बीच में रिवीजन स्ट्रेटेजी लेकर के आऊंगा, जिससे कि और टीचर्स भी थोड़ा अप कर लें। और बीच बीच में मैं 2-2 3-3 चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा बैक का, ठीक है। मैं बहुत आगे नहीं बढ़ूंगा, इस चैप्टर के बाद थोड़ा सा मैं पॉज करूंगा, ठीक है। और रुक करके थोड़ा सा मैं पीछे के चैप्टरों को रिवाइज करता हुआ आगे चलूंगा, ठीक है। और बस आप टेंशन मत लेना, समझ गए ना, थोड़ा रिवीजन करते रहना, ऐसा नहीं है कि तुम रिवीजन छोड़ दो, ठीक है। चलो, तो रिवीजन की बात कर रहा हूं मैं, बहुत बहुत तेज नहीं करा रहा, आराम से करा रहा हूं, और आराम से ही कराया है आप, मैंने बहुत आराम से कराया है, ठीक है। पर करूं क्या यार, वो समझ गए ना मेरी बात? हाँ। अरे यार, रिजल्ट 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 सही कह रहे यार, रिजल्ट तो बता दो। यस। तुमने बीच में ऐसी बात ही कर दी ना, फिर दिमाग एकदम का ये क्या तुम सर्वे सर्वे लिख रहे हो। हाँ, पहला बच्चा मैंने बता दिया कौन है। हम्म, हाँ भाई, वारिस के लिए भाई क्लैपिंग तो कर दो भाई, ठीक है, वारिस के लिए क्लैपिंग कर दो। नंबर 2 रैंक है इस बार, नंबर 2 पर जो बच्चा है, यश। यश, जिसके फोन नंबर के लास्ट में 300 है, ठीक है। यस, ठीक है। यश बेटा, इससे पहले यश का कहीं नंबर था? ओहो, सोचो, यश इससे पहले वाले टेस्ट में टॉप 9 में था ही नहीं। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग यश के लिए। नीतू पटेल, नीतू पटेल नंबर 3rd पर हैं, नीतू पटेल नंबर 3rd पर हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। और नीतू पटेल, यस, इससे पहले वाले जो टेस्ट हुआ था उसमें नीतू पटेल 8वें नंबर पे थी। भाई बहुत मेहनत किया नीतू ने, 8वें से तीसरे नंबर पर आई है नीतू, ठीक है। क्लैपिंग बनती है नीतू के लिए। 8वें नंबर से नीतू तीसरे नंबर पर आई है, ठीक है, अपने में अल्टीमेट है ये, ठीक है। अच्छा, अक्षत चौधरी चौथे नंबर पर है। अक्षत चौधरी इससे पहले थे क्या? हम्म, अक्षत चौधरी इससे पहले वाले टेस्ट में थे ही नहीं, ठीक है। इन्होंने अपनी पकड़ बना के रखी है चौथे नंबर पर, बहुत बढ़िया बेटा अक्षत चौधरी, ठीक है। शॉकिंग रिजल्ट, ये क्या नाम है भाई, शॉकिंग रिजल्ट? कोई नहीं, इस बार शॉकिंग रिजल्ट नाम का बच्चा जो भी है वो 5वें नंबर पर है, इससे पहले वाले टेस्ट में वो 7वें नंबर पर था, ठीक है। जो 20 जुलाई को टेस्ट हुआ था उसमें वो 7वें नंबर पर था, और जो 27 को हुआ है उसमें वो 5वें नंबर पर है, यानी इंप्रूवमेंट किया है, ठीक है। अरुण कुमार नंबर 6 पर है, अरुण कुमार। हाँ, पर पिछले वाले टेस्ट के अंदर अरुण कुमार 5वें नंबर पर थे, पर एक ही बात है, 5 और 6 में कोई अंतर नहीं है। 20 जुलाई को जो टेस्ट था उसमें अरुण कुमार 5वें नंबर पर थे, और इस बार अरुण कुमार 6वें नंबर पर है, ठीक है। अरुण कुमार बता देता हूं मैं, इनके फोन नंबर के आगे क्या है। अरुण कुमार के फोन नंबर के आगे है लास्ट में 23। अरुण कुमार फोन के लास्ट में 923 ठीक है। यस, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। और इस बार 6वें नंबर पर है प्रिया चौहान। प्रिया चौहान, इससे पहले प्रिया कहाँ थी, ये नहीं थी, यानी इसमें प्रिया नहीं थी। अच्छा, 13 जुलाई वाले टेस्ट में प्रिया नंबर 1 पर थी। यस, 13 जुलाई को जो टेस्ट हुआ था उसमें प्रिया नंबर 1 पर थी। उसके बाद 20 जुलाई को प्रिया गायब थी, ठीक है। और 27 जुलाई को प्रिया 7वें नंबर पर है, 7वें नंबर पर है प्रिया, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, ठीक है। 8वें नंबर पर दीपक,
इससे पहले दीपक कहीं था? कहीं नहीं था। ठीक है, मानसी द्विवेदी, मानसी द्विवेदी, इससे पहले मानसी द्विवेदी पिछले टेस्ट में कहीं नहीं है। उससे पहले में पहुंचेंगे तो मानसी नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई नहीं, मानसी इस बार 9 नंबर पर है। गोपी, गोपी यस, 20 जुलाई को गोपी नंबर 2 पर थी या था जो भी है। इस बार ये गोपी, ठीक है, नंबर 10 पर है। ठीक है, 2 से 10वें पर पहुंच गया है, ये गलत है भाई। आप सेकंड नंबर पर थे 20 जुलाई को, इस बार कितने पर आ गए? 10 पर आ गए, ये गलत है। पर आप टॉप 10 में हो, ये अच्छा है, टॉप 10 में हो, ये अच्छा है। ठीक है, और इससे पहले वाला टेस्ट जो 20 जुलाई को हुआ था उसमें आ चुकी पहले नंबर पर थी यार, आ चुकी वास्तव में ये मेहनत कर रही है, लगभग एक आध टेस्ट छोड़ दो तो लगभग टेस्टों में ये नंबर 1 पर है। ठीक है, यस, आज बेटा तुझसे डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, आ चुकी, ठीक है, यस, इन 10 बच्चों से डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, आप टॉप 10 में अपने को मेंटेन करके रखे हो, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, क्लियर है? हाँ, समझ गए? ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट करता हूं मैं। ठीक है, तो रिवीजन की बात चल रही है। लोकोमोशन मैंने स्टार्ट कर दिया था, बहुत बेसिक बातें बताई हैं अभी। ठीक है, लोकोमोशन में व्हाट इज लोकोमोशन, लोकोमोशन होता क्या है? और लोकोमोशन में मैंने सबसे पहले बताया था टाइप्स ऑफ मूवमेंट। टाइप्स ऑफ मूवमेंट में मैंने आपको 3 टाइप के मूवमेंट बताए थे, याद हो आपको? अमीवॉइडल, ठीक है, सिलियरी, अमीवॉइडल मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट, ठीक है, और मस्कुलर मूवमेंट। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था अमीवॉइडल मूवमेंट। मैंने बताया था अमीबा के अंदर छोटे छोटे माइक्रो फिलामेंट्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, क्या होता है, वो एंडोस्केलेटन का काम करते हैं। स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है, खुश रहे बेटा हर्ष, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है, और प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग मूवमेंट की वजह से, ठीक है, मैंने बताया था सूडोपोडिया बनते हैं, और सूडोपोडिया में मूवमेंट की वजह से अमीबा के अंदर लोकोमोशन होता है, इसको अमीबोडल मूवमेंट बोलते हैं। क्लियर बिल्कुल? और ऐसा मूवमेंट आपको डब्ल्यूबीसी और मैक्रोफेज में भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा हमने सेकंड नंबर पर आ गए थे सिलियरी मूवमेंट। बस सिलियरी मूवमेंट के साथ साथ मैंने आपको टेंटिकल्स का मूवमेंट और फ्लैजलर मूवमेंट भी बताया था। ठीक है, अगर मैं सिलिया की बात करता हूं तो ह्यूमन का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कंडक्टिंग जोन, इसमें सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। फीमेल की जो फेलोपियन ट्यूब होती है ना, अभी 12th में पढ़ाऊंगा जो नए बच्चे हैं उनके लिए, फीमेल की जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसमें भी सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, जो ओवा को और फर्टिलाइज एग को, ठीक है, टूबर्स यूट्रस मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो 2 जगह हो गए। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो याद हो आपको मैंने पैरामीशियम एग्जांपल दिया था, तो पैरामीशियम के पूरी पूरी सरफेस पर सीलिया होते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, और उसमें छोटा सा साइटोफेरिंक्स होता है, उसमें भी सीलिया होते हैं जो फूड की एंट्री में हेल्प करते हैं। क्लियर है? तो ये तो सीलिया की बात हो गई। फिर फ्लैजेला की बात की थी। अगर फ्लैजेला की बात करता हूं तो मैंने बताया था बेटा, स्पर्म के अंदर सिंगल फ्लैजेला होता है, स्पर्म के अंदर सिंगल फ्लैजला होता है जिसमें मूवमेंट की वजह से लोकोमोशन होगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने पॉरीफेरा स्पॉन्जेस में बताया था, कोहिनोसाइट्स होते हैं अंदर, वो भी फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, उनमें मूवमेंट की वजह से वाटर करंट जनरेट होता है, स्पॉन्ज में वाटर रोटेट करता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक एग्जांपल और दिया था, युगलीना, याद हो? युगलीना, यस, युगलीना, उसमें भी फ्लैजला पाया जाता है। क्लियर है? अब तीसरी बात की थी मैंने टेंटिकल्स। टेंटिकल्स हाइड्रा में देखने को मिलते हैं, इस तरीके से होते हैं टेंटिकल्स, और टेंटिकल्स की हेल्प से हाइड्रा के अंदर लोकोमोशन होता है। क्लियर है? इसके बाद हम आ गए थे मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट की अगर बात की जाए तो मैंने आपको बताया था भाई, हमारे जॉ मसल्स, हमारे आई 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 बॉल का मूवमेंट, हमारे हाथों का मूवमेंट, हमारी टंग का मूवमेंट, मेरी नेक का मूवमेंट, ठीक है, मेरे लोअर लिम्स का मूवमेंट, ये भी तो मस्कुलर मूवमेंट है। पर कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं
जो बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लोको मोशन। ऐसे मूवमेंट जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कराते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, उन सारे मूवमेंट को हम लोको मोशन बोलते हैं। इसको मैं, कोई डाउट है किसी को? यस, यहां तक कोई डाउट नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि सारे के सारे लोकोमोशन मूवमेंट की वजह से ही होते हैं, पर सारे मूवमेंट लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। यस, सारे मूवमेंट लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते, समझे? यस, ड्यू टू मूवमेंट चेंज इन पोजीशन कॉल्ड लोकोमोशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। फिर मैंने बात, भाई ये इतना खत्म हो गया था, ठीक है। फिर मैंने बताया था बेसिक बात, मसल्स की प्रॉपर्टी क्या है, मसल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जरा बता, टोटल नंबर ऑफ मसल्स, मसल्स क्या है? स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, ठीक है, जिनका ओरिजिन मेजोडर्मल होता है। टोटल नंबर ऑफ मसल्स हमारी बॉडी में कितने होते हैं? 639, 639 टोटल नंबर ऑफ मसल्स होते हैं, याद है आपको? बहुत बढ़िया, ठीक है। कितने पेयर्ड होते हैं? पेयर्ड कितने होते हैं? 317 पेयर्ड है, पर 5 अनपेयर्ड है, ठीक है, 5 अनपेयर्ड है। अच्छा, बॉडी वेट का कितना होते हैं मसल, जरा बताओ। एक एडल्ट में बॉडी वेट का मसल्स कितना होना चाहिए, बॉडी वेट का? यस, 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट। बहुत बढ़िया, बहुत सही बेटा, ठीक है, 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट। अब मसल्स की अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करता हूं, 4 प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, ठीक है। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो मसल्स और नर्व दोनों में कॉमन मिलती है, जरा बताओ कमेंट में। कौन सी प्रॉपर्टी है जो मसल्स और नर्व दोनों के अंदर कॉमन मिलती है? यस, बहुत बढ़िया, एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी दोनों में कॉमन मिलती है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है, और एक्सटेंसिबिलिटी, और इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी, ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ मसल्स के अंदर मिलती है, नर्व के अंदर नहीं मिलती। टोटल 4 प्रॉपर्टी हो गई, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्लियर है बिल्कुल? यस, चलो, ये बेसिक मैंने करा दिया था। इसके बाद हम आ गए थे, क्योंकि हमें पढ़ना है मसल्स। कौन से मसल्स पढ़ने हैं हमें? हमें स्केलेटल मसल्स पढ़ने हैं। हमें क्या पढ़ने हैं? स्केलेटल मसल्स, ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स की मैंने बेसिक बेसिक बातें आपको बता दी थी, ठीक है, डायग्राम बना करके। भाई स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री होते हैं, इनवॉलेंट्री? वॉलेंट्री, ये कल बता दिया था मैंने आपको। और क्या बताया था साथ में, और क्या होते हैं ये? स्ट्राइप, स्ट्राइटेड भी बोलते हैं इनको, क्योंकि इनमें लाइट एंड डार्क बैंड देखने को मिलते हैं। इनको स्ट्राइप्ड भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें ट्रांसवर्स बैंड देखने को मिलते हैं, ट्रांसवर्स बैंड, सो इट इज आल्सो कॉल्ड स्ट्राइप्ड। अच्छा, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है, इसको सिंसाइसियम बोलते हैं। जहां मैंने बताया था इक्वल टू या मोर देन, ठीक है, 100 मायोब्लास्ट सेल। लगभग 100 या 100 से ज्यादा मायोब्लास्ट सेल आपस में फ्यूज होकर के एक फाइबर बनाते हैं, जिसको मसल फाइबर बोलते हैं, जो एनाटॉमिकल यूनिट है। एनाटॉमिकल यूनिट है मसल्स की। ये मैंने कल यहां तक करा दिया था। आज, ठीक है, स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स की बात करने वाले हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। यस, आ जाओ, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स।
अरे ये क्या हुआ? स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, आ जाओ, ये समझने का है थोड़ा सा। मेरे साथ साथ डायग्राम ड्रॉ करना। बस ये चैप्टर हो जाए, इसके बाद मैं रिवीजन स्ट्रेटजी चालू कर दूंगा, थोड़ी सी आपको रिवीजन कराऊंगा। तुम कहो तो कल रिवीजन कराऊं? नो, ठीक है। यस, हर तरीके के बच्चे हैं। डायग्राम मेरे साथ ही ड्रॉ करना। मेरे साथ साथ डायग्राम बना लेना। ये सब ब्लड वेसल्स हैं। सब ब्लड वेसल्स हैं, मेरे साथ साथ डायग्राम बनाना, मेरे साथ ही, ठीक है।
एक को बाहर निकाल लेते हैं। आराम से बनाना, पहले एक बोन दिखाओ, ये टेंडन दिखाओ, ये आपके मसल्स हैं। मसल्स छोटे छोटे बंडल के मिलने से बनते हैं, इनको फेसिकल्स बोलते हैं। एक फेसिकल्स को बाहर निकाल के दिखा रहा हूं मैं आपको, सिंगल फेसिकल को। फेसिकल क्या है? इट इज अ बंडल ऑफ मसल फाइबर, ठीक है। जिसमें छोटे छोटे मसल फाइबर हैं, इनके अंदर क्या है? छोटे छोटे मसल फाइबर, समझना। एक दिखा रहा हूं बना करके, इसी से आप आइडिया लगा लोगे, ठीक है। ठीक है, कोई नहीं, चलेगा। देखो, अब समझ में आएगा धीरे धीरे। मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल फाइबर नजर आ रहा होगा, ठीक है। और इस मसल फाइबर के अंदर फ्लोट करते नजर आएंगे आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर। येलो से ले लेता हूं। अब ऐसे समझो, एक मैं कर क्या रहा हूं, ठीक है। समझने की कोशिश करना। अरे तुम क्या क्या लिख रहे हो भाई? बहुत बढ़िया, बहुत सही। एक बच्चा लिख रहा है, सर आप हमें 2 दिन पहले टॉपिक बताना, फिर हम उस टॉपिक को पढ़ के आएंगे, ठीक है। फिर आप क्वेश्चंस यहाँ बोर्ड पर कराना, आपसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे, यही तरीका रखेंगे, ठीक है। टेंशन मत करो, मैं कुछ अभी मतलब कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि सिलेबस मेरा थोड़ा आगे चला जाएगा, तो मैं बार बार रिवीजन क्वेश्चन की प्रैक्टिस में करा करके चीजें आपको कराता रहूंगा, ठीक है। और टेस्ट भी लेता रहूंगा। हॉरिजॉन्टल बनाओ, बेटर है। हॉरिजॉन्टल, ठीक है, फुल पेज हॉरिजॉन्टल। अब सुनो मेरी बात, ये तो है बोन। ये कौन है? बोन। ये कौन है? मसल्स। ये कौन है? मसल्स। अगर मैं तुमसे कहूं बोन को मसल से कौन जोड़ता है, बोन को मसल से कौन जोड़ता है, टिश्यू में पढ़ाऊंगा अभी।
बोन को मसल से जोड़ने का काम करते हैं टेंडन। भाई बोन से जोड़ते हैं लिगामेंट, और बोन को मसल से जोड़ते हैं टेंडन। ठीक है, बोन और मसल्स को जोड़ने का काम टेंडन करते हैं, तो टेंडन दिखा दिए मैंने। ये मसल्स है। मसल्स एक्चुअल में है क्या? ये छोटे छोटे बंडल का भी एक बहुत बड़ा बंडल है। ठीक है, अरे भाई, छोटे छोटे बंडल का भी एक बहुत बड़ा बंडल है। चलो, ठीक है, ये छोटे छोटे बंडल्स हैं, इनको फेसिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? फेसिकल्स। समझना, जो दिख रहा है ना, ये क्या है? फेसिकल्स। फेसिकल्स, फेसिकल्स इज अ, अच्छा, फेसिकल्स, फेसिकल्स इज अ बंडल ऑफ, फेसिकल्स क्या है? इट इज अ बंडल ऑफ मसल फाइबर। हाँ, टेंडन बेटा, टेंडन, बिल्कुल ठीक लिख रहे हो। ठीक है, फेसिकल्स इज अ बंडल ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, फेसिकल्स, FASCICLE, यही होना चाहिए। फेसिकल्स इज अ बंडल ऑफ मसल फाइबर, ये मैंने करा दिया है पूरा। ठीक है, फेसिकल्स क्या है? इट इज अ बंडल ऑफ, फेसिकल्स क्या है? ये फेसिकल्स हैं। ठीक है, मसल्स क्या होती है? बंडल ऑफ फेसिकल्स। मसल्स एक्चुअल में क्या है? क्या बोलोगे मसल्स को? मसल्स क्या है? बंडल ऑफ फेसिकल्स। फेसिकल्स के जो बंडल्स होते हैं ना, उनको मसल्स बोलते हैं। ठीक है, फेसिकल समझ में आ गया, मसल समझ में आ गई। टेंडन थोड़ा सा मैं हटाता हूं, यहां पर थोड़ा जगह चाहिए। ये टेंडन है। अगर मैं तुमसे कहूं इन सारे फेसिकल्स को, मसल्स को बनाने के लिए, इन सारे फेसिकल्स को बांधने के लिए किसी की रिक्वायरमेंट होती है। ये कोलेजन फाइबर है, इसको बोलते हैं फेसिया। फेसिया, जो व्हाइट कलर के फाइबर दिख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में क्या है? फेसिया। फेसिया, फेसिया क्या है? कोलेजन फाइबर। फेसिया क्या है? कोलेजन। समझना मेरी बात, फेसिया क्या है? कोलेजन। वो कोलेजन फाइबर जो इन सारे बंडल को आपस में बांध के रखे हुए हैं, सारे बंडल को आपस में बांध के रखे हुए हैं, वो क्या है? फेसिया। तो कंफ्यूज मत होना फेसिया और फेसिकल्स में। ठीक है, मसल सेक्शन में क्या है? मसल्स इज अ बंडल ऑफ फेसिकल्स, कई फेसिकल के बंडल, ठीक है, जो होते हैं वो फेसिकल्स हैं। ठीक है, फेसिकल्स के मिलने से ही मसल्स बनती है, और इन सारे फेसिकल्स को बांधने के लिए फेसिया कोलेजन फाइबर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अच्छा, फेसिकल्स को और क्या बोल सकते हो? इट इज ऑल्सो कॉल्ड मसल बंडल। फेसिकल्स क्या है? मसल बंडल। क्लियर है? यानी वो बंडल है जो मसल्स को बनाते हैं, तो एनसीईआरटी लिखती है इसको मसल बंडल। फेसिकल्स को एनसीईआरटी क्या लिखती है? मसल बंडल। मसल बंडल ही बोल सकते हो उसको। ठीक है, मसल बंडल बोल सकते हो उसको। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, मसल बंडल तक। ठीक है, अब तुमसे कहूं कि फेसिकल के अंदर क्या है? फेसिकल के अंदर क्या है? ये अंदर क्या नजर आ रहा है इन मसल बंडल के अंदर? ये क्या नजर आ रहा है? आप बोलोगे ये है मसल फाइबर। मसल फाइबर, मसल फाइबर्स। ठीक है, मसल फाइबर्स। मसल फाइबर क्या होती है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड मसल सेल। भाई, इसी से तो मिलने से मसल बनी है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो? मसल सेल भी बोल सकते हो। जो एक्चुअल में क्या है? इट इज अ एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल्स।
ये मसल्स की एनाटॉमिकल यूनिट है, यानी ये मसल्स की वो यूनिट है जो मसल्स को बनाने का काम करती है। भाई मैंने बताया कई मायोब्लास्ट सेल के फ्यूज होने से एक फाइबर बनता है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, जिसको मसल फाइबर बोलते हैं। और यही मसल फाइबर बंडल की फॉर्म में मिलकर के फेसिकल को बनाते हैं, और कई फेसिकल आपस में मिलकर के मसल्स को बनाते हैं। ठीक है, यानी इनडायरेक्टली कहा जाए मसल क्या है, इट इज अ बंडल ऑफ फेसिकल, इट इज अ बंडल ऑफ फेसिकल। तो फेसिकल क्या है, इट इज अ मसल बंडल, जिससे मसल मिलकर बनती है, मसल बंडल। क्लियर है बिल्कुल। और फेसिकल किसके मिलने से बनते हैं, फेसिकल्स मिलने से बनते हैं मसल फाइबर, मसल फाइबर के मिलने से फेसिकल्स बनते हैं। तो एक्चुअली फेसिकल्स है क्या, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बंडल ऑफ मसल फाइबर। फेसिकल्स का एक नाम और रख सकते हो, बंडल ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, तो मसल फाइबर एक्चुअल में मसल सेल है, ठीक है, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। कैसी होती है, मसल सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये सब क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो मसल सेल कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, इसको, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, अंदर जो क्या फ्लूइड भरा हुआ, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे सार्को, सार्को प्लाज्म। और सार्कोप्लाज्म को कवर कौन किए हुए, एक लेयर है सार्कोलेमा, सार्कोलेमा। ठीक है, तो एक्चुअल में मसल फाइबर जो मसल सेल है, एटॉमिकल यूनिट है। ठीक है, इसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन मिलती है, बता चुका हूं मैं आपको। और इसके अंदर भी कुछ फ्लोट करते हैं, जो फ्लोट करते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, जो फ्लोट करते हैं इनका नाम क्या है, जो फ्लोट करते हैं इनको बोलते हैं मायोफाइब्रिल। भाई मायो माने क्या होता है, मायो मतलब कॉन्ट्रैक्शन, फाइब्रिल का मतलब फाइबर। ऐसे फाइबर जो सार्को प्लाज्म के अंदर क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। और मायो मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे फाइबर जिसमें कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी है, इनको मायोफाइब्रिल बोलते हैं। यस, इन्हीं मायोफाइब्रिल में ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर लाइंस बनी होती है, एक दो ऐसे लाइंस बनी होती हैं। ठीक है, और ये मायोफाइब्रिल भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर के मिलने से बनते हैं, जैसे दिखा दो तुम्हें ऐसे। ये फाइबर्स होते हैं मायोफाइब्रिल के अंदर, इनको बोलते हैं एक्टिनोमायोसिन। क्या बोलते हैं, एक्टिनोमायोसिन। ठीक है, लगभग लगभग आप कह सकते हो, ठीक है, एक मायोफाइब्रिल में लगभग लगभग, ठीक है। भाई एक्टिन क्या है, थिन फिलामेंट, मायोसिन क्या है, थिक फिलामेंट। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है, एक्टिन थिन है, मायोसिन थिक होते हैं। ओनली फॉर नॉलेज, मायोसिन लगभग 1500 होते हैं, तो एक्टिन लगभग लगभग 3000 के आसपास होते हैं, एक एक मायोफाइब्रिल के अंदर। यानी आपसे कहा जाए, मैं उल्टा चल रहा हूं, कि छोटे छोटे फाइबर एक्टिन और मायोसिन के मिलने से मायोफाइब्रिल बन रहे हैं, और ये मायोफाइब्रिल इस मसल सेल के अंदर फ्लोट कर रहे हैं। और इन मसल सेल के बंडल को हम फेसिकल्स बोलते हैं, और फेसिकल्स के बंडल को हम मसल बोलते हैं। फिर उल्टा चल रहा हूं, मसल एक्चुअल में क्या है, बंडल ऑफ फेसिकल्स, फेसिकल्स क्या है, बंडल ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड, अंदर क्या भरा हुआ है, सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म किससे कवर्ड है, सार्कोलेमा। अंदर जो फाइबर फ्लोट कर रहे हैं क्या बोलते हैं इनको, मायोफाइब्रिल। क्या ये भी छोटे छोटे फाइबर के मिलने से बनते हैं, यस। एक्टिन और मायोसिन ये थिन फिलामेंट होते हैं, थिक फिलामेंट होते हैं। ये 3000 होते हैं या लगभग 1500 होते हैं। अब बताओ, यहां तक समझ में आया बेटा। अच्छा, कोई नहीं बेटा, सही कर देते हैं। ठीक है, पेन चल जाता है कभी कभी। ठीक है, अब बताओ यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट, पहले इतना बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है तब मैं आगे बढ़ूंगा।
BMS सर। अभी एपी पेरी एंडो पर मैं आ रहा हूं, पहले इतना बताओ, स्टेप बाय स्टेप चलूंगा क्योंकि नए बच्चे भी हैं इसके अंदर। एपी पेरी एंडो, देखो इस चैप्टर, देखो काफी चैप्टर हो गए बेटा, अब नए बच्चों को भी बोलूंगा थोड़ा सा अपने अंदर अब मैच्योरिटी लानी होगी, ठीक है। अभी तो मैं बहुत छोटे बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ आपको। इस चैप्टर के बाद मैं सोचूंगा थोड़ी सी मैच्योरिटी आई आपके अंदर, ठीक है। और 11th के बाद जैसे 12th चालू करेंगे, मैं मान लूंगा आप फुल्ली मैच्योर हो चुके हो, तभी वो चैप्टर ही आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्योंकि वो चैप्टर पढ़ाया ही मैच्योर बच्चों को जाता है, ठीक है। तो हम मान के चलेंगे 12th स्टार्ट करते ही आप मैच्योर हो चुके होगे। हाँ बिल्कुल, इनको एनाटॉमिकल बोलो या स्ट्रक्चरल बोलो, एक ही बात होती है। एनाटॉमिकल यूनिट बोलो या स्ट्रक्चरल यूनिट बोलो, एक ही बात होती है, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी की समरी में एनाटॉमिकल यूनिट लिख रखा है इसको इन्होंने। एनसीईआरटी में लोकोमोशन की समरी पढ़ोगे तो वहां इन्होंने एनाटॉमिकल यूनिट लिख रखा है। और एक होती है फंक्शनल यूनिट, जो मैं बताने वाला हूं आगे, ठीक है। फंक्शनल यूनिट में बताने वाला हूं, ठीक है। अरे पीएच एक्सपेरिमेंट कराता हूं बेटा, कराता हूं, पीएच एक्सपेरिमेंट भी कराता हूं। मायो, मायो मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ममता बेटा, मायो मतलब कॉन्ट्रैक्शन। किसी भी सेल के आगे अगर मायो लगा हुआ है, मायो, मायो मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जैसे मायोकार्डियम, मायोफिलामेंट, मायोफाइब्रल, मायोब्लास्ट, यानी सारी बातें मैं उनके लिए कर रहा हूं जिनमें कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी होती है। तो मायो का मतलब ही कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। मायो भाई, ये तो फाइबर्स हैं, मायो फाइब्रिल फाइबर्स हैं जो एक्टिन और मायोसिन के मिलने से बनते हैं। और एक्टिन और मायोसिन, इट इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। एक्टिन और मायोसिन जो है वो प्रोटीन्स होती हैं जिनके मिलने से मायोफाइब्रिल बनते हैं। और मायोफाइब्रिल मसल फाइबर के अंदर होते हैं, ठीक है। और मसल फाइबर जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ऐसे फाइबर के मिलने से फेसिकल्स बनते हैं। और फेसिकल्स के मिलने से मसल्स बनती है, सिंपल। सुभाष, मैंने जिम छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है बेटा। जिम की जरूरत नहीं है अभी आपको, बेसिक एक्सरसाइज, योगा, टहलना, खेलना, इसकी जरूरत है बस। क्योंकि जिम से नो डाउट अच्छा लगता है, पर जिम अभी जरूरत नहीं है यार, जिम की जरूरत नीट के बाद रखना उसको, ठीक है। अभी लाइट एक्सरसाइज जितनी भी है जिससे थकान नहीं होती है और फुर्ती आती है, ठीक है, वो चीजें करनी है आपको। नहीं बेटा, मैं किसी को फॉलो नहीं करता, ठीक है। मैं साइंस को फॉलो करता हूँ, मैं किसी आचार्य को फॉलो तो नहीं किया मैंने आज तक, क्योंकि मेरे हिसाब से मतलब सब कुछ एक ही जगह नहीं है। सदगुरु एक थे साउथ में, उनकी भी काफी बातें मुझे ठीक लगती हैं, पर सारी बातें नहीं लगती, ठीक है। तो अभी 100% तो फॉलो मैं, जब तक मुझे एविडेंस नहीं मिलते, साइंस समझ में नहीं आती उसके अंदर साइंस है या नहीं है, समझ, तथ्य समझ में नहीं आते, तब तक मैं फॉलो नहीं करता, ठीक है। मैं सिर्फ साइंस को फॉलो करता हूँ भाई, साइंस का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। हाँ, पर कई लोग साइंटिफिकली चीजों को लिंक कर लेते हैं, या उनकी चीजों को मैं साइंटिफिकली लिंक कर पाता हूं। जैसे एक रामदेव बाबा लिख रहे हैं, ठीक है। रामदेव बाबा बेटा वो तो साइंस है ही नहीं, ठीक है। एक्चुअल में उन्होंने पातंजलि, एक योग मतलब पूरा ग्रंथ है, ठीक है,
उन्होंने ग्रंथ को ही पेटेंट करा लिया। सोचो उसके, सोचो जो हमारे मतलब मुझे तो अभी आए मेरे सामने की बात है, ठीक है, क्योंकि सिंपल छोटे छोटे कैंप लगाते थे, ठीक है, और वहां से कहाँ पहुंच गए, ठीक है। भैया देखो आज की के कलयुग है, कलयुग में जो जितना बेवकूफ बना ले उतना ऊपर टॉप पर रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। से रियलिटी है, ठीक है। राजीव दीक्षित जी बिल्कुल सही, राजीव दीक्षित बहुत सही इंसान थे, बहुत सही इंसान, मतलब उनकी कही हुई बातों को, मतलब मैं क्या बताऊं, राजीव दीक्षित से अच्छा कोई है ही नहीं, ठीक है। उनको मैं फॉलो करता हूं, उनकी बहुत सारी बातें, यस, ठीक है। तो सोचो ऐसा इंसान जिसके बोलने की वजह से बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियों को दिक्कत आने चालू कर दी, ठीक है, तो गायब हो गए, खत्म, ठीक है। तो यही है ना, मतलब बड़ा, मतलब चीजें सही नहीं है, ठीक है। आज की डेट में अगर आपसे किसी को नुकसान हो रहा है ना, तो आपको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा वो, यस, समझ गए ना मेरी बात, हाँ। वो पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा देगा आपको डिफेम करने में, आपको बर्बाद करने में, क्योंकि उससे उसको नुकसान हो रहा है, ठीक है, आपसे। तो राजीव दीक्षित जी को मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी कंपनियां थी जिनके पास पैसा बहुत था, ठीक है, तो बस उन्होंने कहा राजीव दीक्षित जी जो बात कर रहे हैं सही बात कर रहे हैं। मैंने बताया था ना एक योगा कैंप के अंदर, जब बहुत सारे डॉक्टर आए थे, तो वहां जो थे कोई योग कराने वाले, उनसे पूछा कि भाई आप लोग सारे मैक्सिमम डॉक्टर्स हो, आप ये चीज आप जानते हो, तो फिर अपने पेशेंट को क्यों नहीं बताते, बताया था ना मैंने आपको। तो बोले सर अपने पेट पर लात मारनी है क्या, तो एक्चुअल में ये रियलिटी है, ठीक है, ये रियलिटी है। बस वही है ना कि जब मैं उन लोगों से कहता हूं कि आप ऐसा क्यों करते हो, तो वो उनका मुंह से क्या निकलता है कि दुनिया ही ऐसी है सर, दुनिया को अगर आप सही बात बताओगे तो आपकी वैल्यू जीरो, और जितना आप बेवकूफ बनाओगे तो आपकी वैल्यू ऊपर। ये मैं बताऊं ऑनलाइन बोल रहा हूँ ये वाली बात, पर इट इज अ रियलिटी, ठीक है, क्योंकि लोग ही बेवकूफ है, नहीं तो एक जमाना था। आज की डेट में तो लोगों के ऊपर अपना ही विश्वास खत्म हो चुका है, ठीक है। तभी तो बाबाओं के धंधे चल रहे हैं इतने ज्यादा, ठीक है, हर रिलीजन के अंदर, मैं खाली किसी एक दो रिलीजन की बात नहीं कर रहा, हर रिलीजन के अंदर बाबाओं के धंधे क्यों चल रहे हैं भाई, क्योंकि आपका अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है, ठीक है। इसलिए आप जब भी जरा भी डामाडोल होते हो भागते हो उधर उधर, ठीक है। रियलिटी तो ये है, वापस आ जाओ, ठीक है, तुमने ऐसी बात छेड़ दी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये बोन है, बोन को मसल से जोड़ने के लिए टेंडन, और अगर मैं बात करता हूं मसल्स, muscles is a bundle of fascicles, fascicles is a bundle of muscle fiber is a cell, muscle cell, ठीक है, स्ट्रक्चरल या एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल्स, जिसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है सार्कोप्लाज्म, और जिसके अंदर फाइबर फ्लोट कर रहे हैं, सार कौन से फाइबर्स हैं, मायोफाइब्रिल, और इस पूरे प्लाज्म को कवर करने के लिए एक लेयर है सार्कोलेमा। मायोफाइब्रिल किससे मिलके बने होते हैं, एक्टिन और मायोसिन से, ठीक है। अब एक कॉमन से चीजें आती है, क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं, ठीक है, बट फिर भी मैं लिखाता हूं इसलिए लिखा देता हूं। कवरिंग ऑफ मसल्स पूछेगा तो आप क्या लिखोगे, पुराने नोट्स में लिखाया हुआ है मैंने। कवरिंग ऑफ मसल्स पूछेगा तो क्या लिखोगे, कवरिंग ऑफ फेसिकल्स पूछेगा तो क्या लिखोगे, और कवरिंग ऑफ मसल फाइबर पूछेगा, कवरिंग ऑफ मसल फाइबर पूछेगा तो क्या लिखोगे, जरा बताओ, मसल की कवरिंग को क्या बोलते हैं। यस बेटा, राजीव दीक्षित का मर्डर हुआ था, ठीक है, मैंने बताया ना कलयुग है, हंस चुनेगा दाना और कौआ मोती खाएगा, ठीक है। कहता ना पहले बोल दिया गया था, ऐसा कलयुग आएगा जहां वास्तव में जो जेन्युइन बंदे होंगे ना, ठीक है, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, और जो मक्कार होंगे, मतलब खतरनाक मक्कार, समझ रहे हो, जो बेवकूफ बनाना जानते होंगे, जो लोगों से खेलना जानते होंगे, वो टॉप पर होंगे, वो टॉप पर होंगे, ये रियलिटी है, ठीक है। और अच्छे लोगों को तो वैसे भी यार भगवान जल्दी बुला लेता है, और राजीव दीक्षित तो पहले भी मतलब इतने अच्छे इंसान थे, मैं क्या बताऊं, ठीक है, जिनका पूरे मैंने बस वही एक ऐसे इंसान है, थोड़ा सा मैंने पढ़ा है जिनके बारे में, जाना है जिनके बारे में, और सोचो मल्टीनेशनल कंपनियों उन्होंने ताले लगवाने की बात कर दी थी, और वो होता अगर वो होते तो, ठीक है। और उन्हीं चीज को थोड़ा सा समझ रहे हो उठा करके रामदेव बाबा ने कैश कर लिया, समझ रहे हो, जैसे केजरीवाल बाबा ने, ठीक है, ठीक है, कुछ और चीजें केस की थी, उस जो उस समय आंदोलन छिड़ा था, अन्ना हजारे जी को केस कर लिया था, ऐसे ही समझ रहे हो, यहाँ पर रामदेव बाबा ने इनको कैस कर लिया, ठीक है, समझ गए ना, मेरी दुनिया ऐसी ही है, बहुत गंदी दुनिया है, मतलब। चलो आ जाओ, ठीक है, जरा बताओ,
आउटर लेयर को क्या बोलेंगे इसको? एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम या एंडोमाइसियम? सबसे पहले क्या आएगी? एपी, एपी, फिर क्या आएगी? पेरी, फिर क्या आएगी? एंडो। यस, एपी, पेरी, एंडो। बस माइसियम मतलब मसल्स, कवरिंग को क्या बोलेंगे? एपीमाइसियम, एपी माइसियम। याद रहे तो ठीक है, नहीं जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, पेरी, पेरी माइसियम, एंडो, एंडो माइसियम, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम। अब बताओ ये दिमाग में सेट हुआ या नहीं हुआ? इसी डायग्राम की अगर बात की जाए, अच्छा डायग्राम कहाँ है? ओके, अच्छा यहाँ एनसीईआरटी में है या नहीं है? ठीक है, कोई नहीं। कहाँ गया भाई? चलो कोई नहीं, यहां तक क्लियर है ना? अब मैं क्या करूंगा, एक मायोफाइब्रिल को बाहर निकालता हूं, एक मायोफाइब्रिल को बाहर निकालता हूं, सिंगल मायोफाइब्रिल को बाहर निकालता हूं। तो हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल, स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल। एक सिंगल मायोफाइब्रिल को बाहर निकालता हूं। एक मायोफाइब्रिल को बाहर निकाल लिया, ठीक है, एक मायोफाइब्रिल है। इस मायोफाइब्रिल की बात की जाए ना, तो इसके अंदर जगह जगह पर इस तरीके से लाइंस होती हैं, इनको हम जेड लाइन बोलते हैं। ठीक है, जेड लाइन। और इन जेड लाइन से छोटी छोटी यूनिट जुड़ी होती हैं। एक मिनट ना, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल, ये जेड लाइन है, ये भी जेड लाइन है, ठीक है।
और दो जेड लाइन के बीच के पार्ट को हम सार्कोमियर बोलते हैं। इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स। फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स, ठीक है। क्योंकि जब भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो जेड लाइन पास आती हैं फिर दूर जाती हैं, पास आती हैं फिर दूर जाती हैं। इन जेड लाइन से थिन प्रोटीन एक्टिन जुड़ी होती है, ये एक्टिन है। और एक्टिन से मायोसिन जुड़े होते हैं, मायोसिन, ठीक है। एक्टिन से मायोसिन जुड़े होते हैं, मायोसिन। ये समझ में आया नहीं आया? स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल, स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल। हाँ, वॉइस में कोई प्रॉब्लम है क्या? वॉइस में कोई प्रॉब्लम है किसी को? बेटा रेबीज वायरस एकदम, जब रेबीज वायरस इन्फेक्शन करता है तब फोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया लास्ट में होता है जब सिम्टम आने चालू होते हैं। समझ रहे? डॉग को भी होता है, एनिमल को, सबको होता है। पर इन्फेक्शन, जैसे वायरस एंटर कर गया पर वायरस अभी सिम्टम क्रिएट नहीं कर रहा, जब तक सिम्टम नहीं आते। सिम्टम आएंगे तो सिम्टम जब आने चालू हो जाते हैं, ब्रेन में एंटर कर जाता है, तब आपका हाइड्रोफोबिया होता है, जब वायरस ब्रेन में एंटर कर जाता है। अच्छा, वॉइस क्रैक कर रही है? क्या बात है भाई। वॉइस में कोई दिक्कत है? सिम्टम मैंने बताया था ना बेटा, 7 दिन में भी आ सकते हैं और 1 साल में भी आ सकते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत वेरी करता है, बहुत ज्यादा वेरी करता है। फंक्शनल यूनिट का मतलब होगा बेटा, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, तो मसल्स किससे मिलके बनी है? छोटी छोटी सार्कोमियर के मिलने से बनी है। तो ये सार्कोमियर एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर, फंक्शन के टाइम पर इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, तो इसलिए फंक्शनल यूनिट बोलते हैं इसको। और जो मसल्स को बना रही है वो एनाटॉमिकल या स्ट्रक्चरल यूनिट हुई, वो हुआ मसल फाइबर। तो मसल फाइबर एनाटॉमिकल या स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है। सार्कोमियर, दो जेड लाइन के बीच के पार्ट को हम सार्कोमियर बोलते हैं। और जेड लाइन से थिन फिलामेंट जुड़े होते हैं और थिन फिलामेंट से थिक फिलामेंट जुड़े होते हैं, यानी मायोसिन। यहां तक कोई डाउट? हाँ, मसल फाइबर एनाटॉमिकल या स्ट्रक्चरल हुई और सार्कोमियर फंक्शनल यूनिट हुई, फंक्शनल यूनिट हुई। सार्कोमियर फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल नहीं है बेटा। एनाटॉमिकल और स्ट्रक्चरल एक ही बात होती है। एनाटॉमिकल और स्ट्रक्चरल एक ही बात होती है, फंक्शनल अलग बात होती है। फंक्शनल के अंदर सार्कोमियर आएगा और एनाटॉमी या स्ट्रक्चरल में मसल फाइबर आएगा। सार्कोमियर किसको बोलते हैं? तुम गधे हो यार, तुम्हारे सामने लिखा तो है दो जेड लाइन के बीच के पार्ट को हम सार्कोमियर बोलते हैं। सार्कोमियर क्या होता है? बिटवीन टू जेड लाइन। सार्कोमियर क्या है? बिटवीन टू जेड लाइन, लिख देता हूं मैं। दो जेड लाइन के बीच के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। दो जेड लाइन के बीच के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स। अब मैं एक सार्कोमियर का डायग्राम दिखाऊंगा। एक सार्कोमियर, सिंगल सार्कोमियर। ये आ गया सार्कोमियर, ये जेड लाइन है, ये दूसरी जेड लाइन है।
ठीक है, और दो जेड लाइन के बीच के पार्ट को हम क्या बोलेंगे? सार्कोमियर। सार्कोमियर, इसमें कोई डाउट? ये समझने का है थोड़ा, ठीक है। ये जेड लाइंस हैं, और ये आप समझ ही गए होगे, ये रेड कलर की दिख रही है, मायोसिन है, मायोसिन। और जो ये दिख रही है आपको पतले पतले बैंड्स, ये है एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, मायोसिन एक है, ये कई एक्टिन मिली हुई होती हैं आपस में, ठीक है, दो एक्टिन, दो फिलामेंट आपस में सर्कुलेट कर रहे हैं। अब समझना, हम्म, थोड़ा ध्यान से देखना। इन दो लाइनों के बीच में आपको क्या मायोसिन दिख रहा है? इसके अंदर मायोसिन दिख रहा है क्या? इन दो लाइनों के बीच में आपको सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट देखने को मिलेंगे। इन दो लाइनों के बीच में आपको सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट देखने को मिलेंगे, मायोसिन फिलामेंट देखने को नहीं मिलेंगे। समझना मेरी बात। ये दो मैंने लाइन खींची है, इनके बीच में देखो क्या मायोसिन दिख रहा है? आपको ओनली एक्टिन फिलामेंट दिख रहा है, ठीक है, यानी थिन फिलामेंट दिख रहा है, थिन फिलामेंट। तो थिन फिलामेंट कैसा बैंड बनाएगा? लाइट, फिर डार्क। जब मायोसिन जहां तक होगा वो डार्क बैंड होगा, ठीक है, पर डार्क में ज्यादा डार्क होगा, ओवरलैपिंग की वजह से कम डार्क होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आई बैंड। लाइट होगा, इसको बोलेंगे आई बैंड। लाइट क्यों होगा? क्योंकि थिन फिलामेंट होते हैं। यहां पर भी लाइट होगा, बैंड कौन सा होगा? आई बैंड। अभी समझाता हूं आई का मतलब क्या होता है। आई मतलब आइसोट्रोपिक, समझाऊंगा अभी, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे, यहां से यहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ, सॉरी, यहां तक आपको मायोसिन दिख रही है। इन दो लाइनों के बीच में आपको पूरी मायोसिन दिख रही है, मायोसिन। मायोसिन कैसा फिलामेंट है? थिक। तो जहां थिक फिलामेंट होगा वहां डार्क बैंड बनेगा, जहां थिक फिलामेंट होगा वहां डार्क बैंड होगा। पर यहां डार्क भी दो तरीके के हो सकता है, क्योंकि ओवरलैपिंग हो रही है लाइट और डार्क की। तो इसको आप बोल सकते हो लाइट एंड डार्क, मतलब ओवरलैपिंग है, ओ बैंड बोलोगे इसको, क्या बोलोगे? ओ बैंड। ओ मतलब ओवरलैपिंग हो रही है, या फिर ओवरलैपिंग हो रही है, ओ बैंड। और ओ बैंड के बीच में सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है, नॉन ओवरलैपिंग वाला पार्ट। जो नॉन ओवरलैपिंग वाला पार्ट है, इसको एक साइंटिस्ट थे हैंसन, उन्होंने देखा था, और उन्हीं के नाम पर नाम रख दिया एच जोन। नाम क्या रख दिया इसका? एच जोन। एच जोन, हैंसन जोन। और अगर मैं इन तीनों को मिला दूं, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ मायोसिन, पूरा मायोसिन की लाइन देखने को मिल रही है, तो ये पूरा डार्क बैंड होगा। ये लाइट लाइट, और बीच में क्या आ जाएगा? डार्क। डार्क क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहां पर मायोसिन है। डार्क बैंड क्योंकि यहां पर क्या है? आप बोलोगे, ठीक है,
पूरी मायोसिन है, यानी यहां आपको लाइट बैंड में सिर्फ और सिर्फ एक्टिन देखने को मिलेगा, एक्टिन। यहां भी आपको एक्टिन ही देखने को मिलेगा, ओनली एक्टिन। ओवरलैपिंग में आपको एक्टिन प्लस मायोसिन दोनों देखने को मिलेगा। ओवरलैपिंग में आपको एक्टिन प्लस मायोसिन दोनों देखने को मिलेगा। नॉन ओवरलैपिंग वाला पार्ट जो है, नॉन ओवरलैपिंग वाला पार्ट जिसको आप एच जोन बोल रहे हो, यहां सिर्फ और सिर्फ मायोसिन होगा। तो मायोसिन इन तीनों के अंदर है, इन तीनों के मिलने से क्या बनता है? डार्क बैंड बनता है। पर डार्क दो तरीके का है, समझना। ज्यादा डार्क है, फिर कम डार्क है, फिर ज्यादा डार्क है, यानी डार्क समान नहीं है, असमान है। तो डार्क बैंड को हम एक नाम से और जानते हैं, इसको हम बोलते हैं एनआइसोट्रॉपिक ए बैंड। ए बैंड का मतलब हो गया एनआइसोट्रॉपिक बैंड। डार्क बैंड कैसा होता है? एनआइसोट्रॉपिक, यानी असमान, डार्क, कम डार्क, ज्यादा डार्क। जबकि लाइट बैंड कैसे होते हैं? आइसोट्रॉपिक, समान, लाइट है तो लाइट ही है, क्योंकि एक्टिन ही होती है, इसलिए आइसोट्रॉपिक बैंड, आई बैंड कहते हैं। तो आई बैंड का मतलब हो गया आइसोट्रॉपिक, और ए बैंड का मतलब हो गया एनआइसोट्रॉपिक। लिख देता हूं, आई का मतलब क्या हो गया? आई, आई मतलब आइसोट्रॉपिक, ए का मतलब क्या हो गया? एन आइसोट्रॉपिक, एन आइसोट्रॉपिक। आई बैंड के अंदर ओनली लाइट बैंड होगा, जबकि ए बैंड में मोर डार्क, हाँ, लेस डार्क, अगेन मोर डार्क, यानी डार्कनेस में भी वेरिएशन देखने को मिल रहा है, ज्यादा डार्क, कम डार्क, ज्यादा डार्क, ठीक है। तभी तो एनाइसोट्रॉपिक है, वहां लाइट का लाइट ही रहेगा, ठीक है। ये समझ में आया? ये समझ में आया? अब तुमसे पूछा जाएगा, ठीक है, मायोसिन को होल्ड करने के लिए बीच में क्या कोई प्रोटीन होती है? यस, मायोसिन को होल्ड करने के लिए सेंटर में एक प्रोटीन होती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एम लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम लाइन। ये एक प्रोटीन है जो इसको यहां पर होल्ड करती है, सेंटर से होल्ड करती है, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर टूट ना जाए, एम लाइन, ठीक है। तो तुमसे कहा जाएगा ए बैंड के बीच में सॉरी, ए बैंड के बीच में कौन सी लाइन होती है? तुमसे कहा जाएगा आई बैंड के बीच में कौन सी लाइन होती है, यानी जेड लाइन प्रेजेंट बिटवीन, ये क्वेश्चन बनता है, जेड लाइन प्रेजेंट बिटवीन आई बैंड। क्वेश्चन आएगा एम लाइन प्रेजेंट बिटवीन, ए बैंड। अब बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट? अभी तो तुम जो नाम लिखा रहा हूं ये नाम याद रखो, प्रोटीन का नाम, यही प्रोटीन के नाम है, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन, जेड लाइन, एनाइसोट्रॉपिक का मतलब है असमान, यानी पूरा डार्क नहीं है, मोर डार्क, लेस डार्क और मोर डार्क, यानी डार्कनेस में भी वेरिएशन देखने को मिल रहा है। एनाइसोट्रॉपिक मतलब असमान, यानी पूरा डार्क एक जैसा नहीं है, डार्कनेस में भी आपको वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं। जैसे दिखा देता हूं मैं आपको, अब देखो यहां समझ में आएगा आपको, मैं उठाऊं, ध्यान से देखो भाई, ये जेड लाइन हो गई,
यहां से यहां तक पूरा कैसा बैंड हो गया? लाइट आई बैंड। जेड लाइन आ गई। ये कैसा हो गया? डार्क। फिर कैसा आ गया? लाइट आई बैंड। डार्क का मतलब है ए बैंड। भाई आई मतलब आइसोट्रॉपिक, लाइट है तो पूरा लाइट ही है। बट यहां क्या है? ज्यादा डार्क है, कम डार्क है, फिर ज्यादा डार्क है, मतलब एन आइसोट्रॉपिक। ऊपर वाला क्या हो गया? आइसोट्रॉपिक। क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। ये एच जोन हो गया, सार्कोमियर हो गया, ये लेंथ ऑफ मायोसिन ए बैंड हो गया, ये पूरा का पूरा आई बैंड हो गया, ये पूरा का पूरा आई बैंड हो गया। अब बताओ यहां तक कोई डाउट? हाँ बेटा, यहां पर लेस डार्क होगा, ये मोर डार्क, फिर मोर डार्क, लेस डार्क, एमडी एलडी एमडी। अब बताओ कोई डाउट? यस, स्ट्राइटेड मसल्स के अंदर जो बैंड आ रहे हैं वो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की वजह से आ रहे हैं। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की वजह से आ रहे हैं। समझ रहे हो? हाँ, जो डार्क बैंड है वो एनाइसोट्रॉपिक है। हाँ, इससे पिछली वाली स्लाइड पर आ रहा हूं मैं, टेंशन क्यों कर रहे हो? अब इसको नोट करो सारा। लाइट बैंड में ओनली एक्टिन होता है, ठीक है। डार्क बैंड ओ, जेड ओ एच और ओ के मिलने से बनता है। ओ में एक्टिन और मायोसिन दोनों होंगे, ओवरलेप करेंगे। यहाँ नॉन ओवरलेपिंग वाला पार्ट ओनली मायोसिन होगा, यहाँ एक्टिन और मायोसिन दोनों ओवरलेप कर रहे हैं। पर ए बैंड एक्चुअल में क्या है? ए बैंड का मतलब है लेंथ ऑफ मायोसिन, ये पूरा ए बैंड है। ए बैंड का मतलब क्या है? लेंथ ऑफ मायोसिन, ये पूरा ए बैंड है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नोट कर लो यहां तक पूरा। मोर डार्क, लेस डार्क, मोर डार्क, एन आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जेड लाइन प्रेजेंट बिटवीन आई बैंड, एम लाइन प्रेजेंट बिटवीन ए बैंड। अब बताओ, ब्रेन में सेट हुआ ना? बहुत बढ़िया। स्मूथ मसल्स बताऊंगा ना, अभी स्मूथ पर तुम पढ़ रहे हो स्केलेटल। एम लाइन मायोमिसिन नाम की एक प्रोटीन होती है, ठीक है। एक प्रोटीन है जो सेंटर से, जैसे मानो ये वायर है, ठीक है। ये वायर जब इस तरीके से लब ना जाए, झुक ना जाए वजन की वजह से, तो सेंटर में मैंने क्या कर दी? प्रोटीन लगा दी, जिसकी वजह से ये वायर स्ट्रेट रहेगा और मसल्स एक्टिन इसके ऊपर आसानी से कांटेक्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो सेंटर से सपोर्ट देने के लिए एक प्रोटीन होती है सेंटर में, इस प्रोटीन को हम एम लाइन बोलते हैं। और इंटरनेशनल बुक में पढ़ोगे मायोमिसिन नाम का इसका एक मतलब नेम भी होता है, मायोमिसिन, ठीक है। एम लाइन याद रखो तुम तो बस, एम लाइन याद रखो और कुछ भी नहीं। एनसीईआरटी पर आ रहा हूँ, टेंशन क्यों कर रहे हो? एनसीईआरटी साथ लेके चल रहा हूँ। यहां तक तो क्लियर है आपका? अच्छा, अभी थोड़ा सा और रह गया है, फिर मैं एनसीईआरटी पर आ रहा हूं। अच्छा, अब तुम बताओ, अगर एक मसल्स को मैं कॉन्ट्रैक्ट कराता हूं तो इन पर क्या इफेक्ट आएगा? जैसे मान लो, क्वेश्चन यहां से बनेंगे।
समझने की कोशिश करना। इसके बाद मैं एनसीईआरटी पर आ जाऊंगा। ठीक है, ये एक मसल्स है। अब तुम समझ जाओगे सारी चीजें। ये एक्टिन फिलामेंट हो गए, मसल्स और जेड लाइन और पास आए तो एक्टिन फिलामेंट और आगे जाएंगे। मसल्स और पास आए, एक्टिन फिलामेंट ओवरलेप कर जाएंगे। ठीक है, अब स्ट्रक्चर आपके सामने है। भाई ये क्या हो गया, ये आधा आई है, आई हाफ आई, आधा इधर होगा। ये पूरा ए है, ये पूरा फिर आधा आई है। ये आप समझ गए होगे एच जून है। ये समझ गए होगे आप ओ बैंड है। अब ध्यान से देखो, ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन है। अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, ये रिलैक्स स्टेज है, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग फेज, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन। ध्यान से देखना, ये जेड लाइन पास आ रही है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन और आई और कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, अरे यार, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो लेंथ ऑफ सार्कोमियर घट रही है बढ़ रही है, तुम बताओ, तुम ही बताओगे। लेंथ ऑफ सार्कोमियर घट रही है बढ़ रही है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो लेंथ ऑफ सार्कोमियर इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, तुम बताओ। डिक्रीज, बहुत सही। लेंथ ऑफ सार्कोमियर घट रही है। अच्छा, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है लेंथ ऑफ आई बैंड, आई बैंड देखो अभी इतना है, आई बैंड इतना रह गया और कम हो गया, आई बैंड, आई बैंड आगे और कम हो गया। तो आई बैंड कम हो रहा है बढ़ रहा है, ये भी कम हो रहा है। लेंथ ऑफ एच जोन देखो, यहां से देखो एच जोन अभी कितनी है, यहां से यहां तक की एच जोन है। अब एच जोन कितनी होगी और कम हो गई, अब एच जोन गायब ही हो गई। तो एच जोन क्या कर रही है, लेंथ ऑफ एच जोन कम होती है और ड्यूरिंग कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन डिसअपियर, डिसअपियर गायब हो जाएगी ड्यूरिंग कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, एम लाइन, एम लाइन यहां तो दिख रही है, एम लाइन मुझे भी, यहां तो एम लाइन दिख रही है। पर जैसे जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती जा रही है एम लाइन क्या होती जाएगी, गायब नहीं हो जाएगी, यहां तो एम लाइन गायब हो जाएगी, ओवरलैप कर जाएंगे तो। ठीक है, एम लाइन, ठीक है, डिसअपियर ड्यूरिंग कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, लेंथ ऑफ ओ बैंड, ओवरलैपिंग वाला पार्ट देखो पहले कम है, ये बढ़ गया और बढ़ गया, अकेला एक बैंड है जो बढ़ता जा रहा है, ओ बैंड बढ़ता जाएगा। पर ए बैंड का मतलब है लेंथ ऑफ सार्कोमियर, सॉरी लेंथ ऑफ ये मायोसिन, ये तो कांस्टेंट है ना, तो ए बैंड अनचेंज। ए बैंड में कोई भी चेंज नहीं होगा, ए बैंड हमेशा फिक्स रहता है। ए बैंड का मतलब है लेंथ ऑफ मायोसिन, लेंथ ऑफ मायोसिन कभी कम नहीं होती, हमेशा कांस्टेंट रहती है, समझ रहे हो,
क्योंकि मायोसिन के ऊपर एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं, मायोसिन के ऊपर एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं, क्लियर है? मायोसिन के ऊपर एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं। ओ मतलब ओवरलैपिंग। यहां देखो ओवरलैपिंग वाला पार्ट बहुत कम है, यहां ओवरलैपिंग वाला पार्ट बढ़ गया, यहां ओवरलैपिंग वाला पार्ट और बढ़ गया। तो ओवरलैपिंग बढ़ता जा रहा है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है? तो ये घटेगा, ये घटेगा, ये घटेगा, अकेला लौता है ये बढ़ेगा और अकेला लौता है ये कोई चेंज ही नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है? और सब कुछ घटेंगे और डिसअपियर हो जाएंगे। अब बताओ इसमें समझ में आया नहीं आया? अब बताओ यहां तक कोई डाउट? ए बैंड का मतलब है लेंथ ऑफ मायोसिन। लेंथ ऑफ मायोसिन देखो तीनों स्ट्रक्चर में रिड्यूस हो रही है क्या? भाई कोई चीज रिड्यूस तो, भाई एक्टिन और मायोसिन रिड्यूस नहीं होते, ये स्लाइड करते हैं, ठीक है? तो इसलिए मायोसिन वैसी की वैसी ही है, उसकी लेंथ कम नहीं हो रही, इसलिए ए बैंड हमेशा अनचेंज ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। अब बताओ। हाँ बेटा, एम लाइन रियल में होती है, वो सपोर्ट करती है, प्रोटीन है वो। ओ बैंड बेटा रिपीट तो कर दिया, ओ का मतलब होता है ओवरलैपिंग, तू बार बार लिखता रहेगा, इससे क्या हो जाएगा बता? सर दिल से बोल रहा हूं, आप सुपर लेवल का पढ़ाते हो, थैंक यू बेटा। कौन है ये? सुभाष। डिसअपियर कैसे होगी? ऐसे होगी, ठीक है भाई? जैसे मान लो ये मायोसिन है, ये एक्टिन है, ये एक्टिन फिलामेंट है। जब एक्टिन फिलामेंट कांटेक्ट करेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या आपको मायोसिन दिख रही है? जब मायोसिन नहीं दिख रही है तो नो डाउट आपकी एम लाइन भी डिसअपियर हो जाएगी, फिर अलग अलग होंगे, फिर दिखना चालू हो जाएगी, एम लाइन भी दिखना चालू हो जाएगी। यानी कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर जब पूरा एक्टिन फिलामेंट इसको ओवरलेप कर जाएगा तो लाइन गायब हो जाएगी, दिखना बंद कर देगी बीच में, ठीक है? अब मैं एनसीईआरटी पर आ रहा हूं। पूरा एक पार्ट हमारा यहाँ आके फिनिश हो जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन तो अलग पार्ट हो गया। मैंने एनसीईआरटी करा दी थी, मसल से स्टार्ट करना था मुझे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब मुझे तो इतना समझ में आया नहीं आया? मायोसिन स्लाइड नहीं करता, मायोसिन के ऊपर एक्टिन स्लाइड करता है, मायोसिन के ऊपर हमेशा एक्टिन स्लाइड करता है, मायोसिन थोड़ा स्लाइड करेगा, समझे? एनसीईआरटी खोल लो अपनी, सारे लोग एनसीईआरटी ओपन करो अपनी। अच्छा ये क्या हुआ? सारे लोग एनसीईआरटी ओपन करो, रिफ्रेश कर लो, कुछ बात हो तो। हाँ रिफ्रेश कर लो, सारे लोग एनसीईआरटी खोलो अपनी। देखो इससे पहले का मैंने करा दिया था यहां तक, ये प्रोटोजोआ सब हो गया था। अच्छा ये भी करा दिया था मैंने। स्केलेटल मसल्स ये कल मैं करा रहा था। स्केलेटल मसल्स क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट, इनको क्या बोलते हैं? स्ट्राइप्ड मसल्स बोलते हैं, स्ट्राइटेड भी बोलते हैं, बता दिया था मैंने। वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री कंट्रोल होता है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री नहीं होता, वॉलेंट्री कंट्रोल होता है। इनको मैं कंपाइल करूंगा लास्ट में, विसरल, स्केलेटल और कार्डिक, ये तो लास्ट में आएगा। यहां से आ जाओ, लेट्स अस examine a skeletal muscles in detail to understand the structure and mechanism of contraction, ठीक है? each organized skeletal muscles in our body is made up of number of muscle bundle, ये क्वेश्चन आएगा। मसल बंडल किसको कहते हैं?
फेसिकल्स, फेसिकल क्या है? मसल बंडल, मसल्स क्या है? बंडल ऑफ फेसिकल्स, ठीक है, हेल्ड टुगेदर बाय अ कॉमन कोलिजनस कनेक्टिव टिश्यू। किससे जुड़े होते हैं आपस में? फेसिया, फेसिया क्या है? कोलिजनस कनेक्टिव टिश्यू, कोलिजन फाइबर होते हैं। ईच मसल बंडल कंटेन अ नंबर ऑफ मसल फाइबर, समझ रहे हो? इसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे मसल फाइबर होते हैं। अच्छा डायग्राम देखो, अगर डायग्राम देखोगे तो डायग्राम में समझ में आ रहा होगा, मसल फाइबर जिसको हम क्या बोलते हैं? मसल सेल। मसल फाइबर या मसल सेल किस मिलके क्या बंडल बना रहे हैं? ये क्या बना रहे हैं? फेसिकल्स बना रहे हैं। फेसिकल्स क्या है? मसल बंडल, ठीक है। मसल सेल के अंदर की जो लेयर होती है क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। इसमें भरा क्या है? सार्कोप्लाज्म। इसके आसपास क्या है? ब्लड कैपिलरी के नेटवर्क। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। मसल फाइबर इज लाइंड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं इसको? सार्कोलेमा। फाइबर के अंदर क्या चारों तरफ? सार्कोलेमा। और किसको इनक्लोज किए हुए? सार्कोप्लाज्म। कैसा है? मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। मसल फाइबर इज सिंसाइसियम, सिंसाइसियम का मतलब समझते हो? मल्टी न्यूक्लिएटेड, कंटेन मैनी न्यूक्लियाई। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसआर, ठीक है, मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक ही बात है, ऑफ मसल्स फाइबर इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। ये मैं डिटेल में आगे कराऊंगा, पूरा डायग्राम बना के इसका, रेगुलेशन या एक्शन मैकेनिज्म के अंदर। A characteristic feature of muscle fiber is the presence of large number of parallelly arranged filaments in sarcoplasm, जिनको हम क्या बोलते हैं? मायोफाइब्रिल। यानी बहुत सारे नंबर होते हैं मायोफाइब्रिल के जो पैरेलली अरेंज हैं एक दूसरे के, ये क्या है? मायोफाइब्रिल। कहां पर अरेंज है? आप बोलोगे मायोफाइब्रिल के अंदर अरेंज है पैरेलली, ठीक है। और मायोफाइब्रिल, ईच मायोफाइब्रिल हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड, ठीक है, होते हैं इसके अंदर ऑन इट। अ डिटेल स्टडी ऑफ मायोफाइब्रिल हैज स्टेबलाइज्ड दैट द स्ट्राइटेड अपीयरेंस, लाइट एंड डार्क की अपीयरेंस इज ड्यू टू, किसकी वजह से? डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन। कौन कौन से प्रोटीन का पैटर्न है यहाँ पर? ए एक्टिन और एक मायोसिन। इनकी वजह से ही तो मैं लाइट एंड डार्क बैंड या स्ट्राइटेड बैंड देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। जहां पर एक्टिन कंटेन एक्टिन एंड इज कॉल्ड आई बैंड। भाई एक्टिन क्या बनाती है? जहां सिर्फ एक्टिन होती है वहां आई बैंड बनता है, जो आइसोट्रोपिक है, यानी समान है। जबकि डार्क बैंड जहां बनता है, ये लाइट बैंड की बात कर रहा हूं, लाइट बैंड की, पर जहां डार्क बैंड बनता है वो कैसा होगा? एनाइसोट्रोपिक बैंड होगा। एनाइसोट्रोपिक का मतलब है कम डार्क, ज्यादा डार्क, कम डार्क, उसमें वेरिएशन देखने को मिलेंगे। बोथ द प्रोटीन आर अरेंज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ये एक्टिन और मायोसिन को देखोगे ना, इनका जो अरेंजमेंट है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। और पैरेलल, पैरेलल टू ईच अदर, और इन एक दूसरे के पैरेलल में, ये तो आप समझ ही रहे हो, ईच अदर। एंड ऑल्सो द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मायोफाइब्रिल, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर मायोफाइब्रिल की आप एक्सिस देखोगे, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये कौन सी होगी? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मायोफाइब्रिल, इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के भी पैरेलल में होंगे एक्टिन और मायोसिन। और एक दूसरे के तो पैरेलल में है ही, ठीक है। अरेंज द रॉड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल्सो लॉन्गिट्यूडनल, और ऑल्सो का मतलब ऑल्सो पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मायोफाइब्रिल, यानी मायोफाइब्रिल की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के भी पैरेलल में और एक दूसरे के भी पैरेलल में। ये वो एक लाइन है जो हिडन लाइन है, जो बच्चों को समझ नहीं आती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आधी बात खा गए ये लोग। यानी एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के पैरेलल में, और लॉन्गिट्यूडनल मायोफाइब्रिल की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के भी पैरेलल में है। एक्टिन फिलामेंट आर थिनर एंड कंपेराइज टू द मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। हेंस आर कंपेयर टू द मायो, ठीक है। हेंस आर कॉमनली कॉल्ड थिन एंड थिक फिलामेंट। इसलिए एक्टिन फिलामेंट को हम थिन और मायोसिन को थिक फिलामेंट बोलते हैं।
इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इज एन इलास्टिक फाइबर। भाई सेंटर में क्या था, यहां पर जेड लाइन थी, विच बाइसेक्ट इट, यानी आई बैंड के बीच में क्या होती है, जेड लाइन होती है। ठीक है, समझ रहे हो। द थिन फिलामेंट आर फर्मली अटैच टू जेड लाइन। भाई एक्टिन फिलामेंट किससे जुड़े होते हैं, जेड लाइन से जुड़े होते हैं। और थिक फिलामेंट किससे जुड़े होते हैं, थिन फिलामेंट से जुड़े होते हैं। ठीक है, थिक फिलामेंट इन अ ए बैंड आर ऑल्सो हेल्ड टुगेदर इन द मिडिल ऑफ दिस बैंड बाय थिन फिलामेंट। सेंटर में होते हैं, थिन फिलामेंट से जुड़े होते हैं। ठीक है, थिन फिलामेंटस मेम्ब्रेन कॉल्ड एम लाइन। एम लाइन जो होती है क्या है, थिन है, थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन है। एम लाइन क्या है, थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन है। मैं लिख भी दे रहा हूं उसको, डायग्राम में याद भी रहेगा। थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। द ए एंड आई बैंड अरेंज alternately throughout the length of myofibril. The portion of myofibril between two successive Z line, क्या बोलते हैं इसको, इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं इसको, सार्कोमियर। सार्कोमियर इज अ फंक्शनल यूनिट। कहां होती है, बिटवीन टू जेड लाइन। कहां होती है, बिटवीन टू जेड लाइन। ये क्वेश्चन आया हुआ है। इन द रेस्टिंग स्टेज द एज ऑफ थिन फिलामेंट ऑन आइदर साइड ऑफ थिक फिलामेंट पैरेलली ओवरलेप। ठीक है, ओवरलेप द फ्री एंड ऑफ द थिक फिलामेंट। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लिविंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट, जो सेंटर वाला पार्ट होता है ना थिक फिलामेंट का, जो ओवरलेप नहीं करता, नॉट ओवरलेप बाय थिन फिलामेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, एच जोन या हैंसन जोन। एच साइंटिस्ट था हैंसन, एच मतलब हैंसन जोन। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद तो ये तो मैं कराऊंगा, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन अभी कराया नहीं है, अगली क्लास में कराऊंगा। ये कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको होमवर्क के अंदर, ठीक है, ये करके लाने हैं आपको सबको। ये सारे करने हैं आपको होमवर्क, ठीक है। तो अब ये होमवर्क है आपका, आप सारा करके लाओगे, फिर मिलते हैं। ठीक है, अब बताओ जहां तक कोई डाउट है। ठीक है, बहुत तरीके से करा दिया है मैंने। ठीक है, ओके। कल का मैं देखता हूं, कल का क्या होता है। ठीक है, हो सकता है मैं रिवीजन कराऊं। ठीक है, कल का थोड़ा सा देखते हैं कैसे क्या बनता है। बैकलॉग हो गया है यार, इतना धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, तब भी तुम्हारा बैकलॉग हो रहा है, तो यार फिर तो कोई सॉल्यूशन नहीं है यार, तो तुम मक्कार हो। हाँ, कोई बैकलॉग किसी समस्या की वजह से होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समस्याएं बहुत सारी हो सकती हैं फैमिली में। चलो, टेस्ट सिलेबस मैं बताता हूँ कल आपको, ठीक है। ओके, चलो मिलते हैं बेटा कल सेम टाइम। बाय बेटा, बाय बाय बाय।